रहमान रहीम। तो दोबारा से जरा एक रिकैप लेते हुए चलते हैं चीज़ों का और इसके अंदर कुछ चीज़ें कंक्लूड करेंगे इंशाल्लाह। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो आपके पास डिस्कशन में 3 हिस्सों में तोड़ा गया, लार्ज एनपीओ, मीडियम एंड स्मॉल साइज एनपीओ और माइक्रो एनपीओ। अगर पेपर में कोई एमसीक्यू आता है कि लार्ज साइज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कौन सा स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है, तो वो IFRS है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। मीडियम और स्मॉल साइज एनपीओ के ऊपर IFRS फॉर एसएमईज, एसएमईज मतलब स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटिटीज, IFRS फॉर एसएमईज, IFRS फॉर एसएमईज, IFRS फॉर एसएमईज। ठीक है बेटा, आवाज आ रही है आप लोगों को? सबको आवाज आ रही है? ओके ना। और उसके बाद आती है माइक्रो एनपीओ। माइक्रो एनपीओ दो किस्म की हैं। एक वो है जो कंपनी एक्ट 2017 के तहत रजिस्टर्ड है। जो कंपनी एक्ट 2017 के तहत रजिस्टर्ड है उनके ऊपर जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि SECB के कहने पर ICAP ने बनाए हैं, वो एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। और वो माइक्रो एनपीओज जो कंपनी एक्ट 2017 के तहत रजिस्टर्ड नहीं है, उनके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर जो ऐसे क्या कहते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर वो अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग फॉलो करते हैं तो उनके लिए रिकमेंडेड माना जाएगा कि वो फॉलो करे। लेकिन वो इस माइक्रो एनपीओज जो कि कंपनी एक्ट 2017 के तहत वजूद में आई हैं, उनके उनको उनके लिए ये फॉलो करना क्या है, लाजमी, ज़रूरी है। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर दूं, दो किस्म की माइक्रो एनपीओज हैं। एक वो जो कंपनी एक्ट 2017 के तहत रजिस्टर्ड हुई हैं, एक वो जो उसके अलावा किसी और कानून के तहत रजिस्टर्ड हुई है। तो जो कंपनी एक्ट 2017 के तहत रजिस्टर्ड हुई हैं उनके ऊपर, उन माइक्रो एनपीओ के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एप्लीकेबल है, ASNPO कहेंगे उसको। ओके बेटा, यहाँ तक बात क्लियर? और वो जो कंपनी एक्ट 2017 के तहत रजिस्टर्ड नहीं है उनके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर वो अक्रूवल बेस अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, अगर वो अक्रूवल बेस अकाउंटिंग फॉलो करते हैं तो उनके लिए रिकमेंडेड है कि वो फॉलो करें। ठीक है, तो MCQ रिलेटेड आइटम इसमें आ सकता है आपके पास। ठीक, अच्छा। अब याद रखिएगा कि 3 किस्म के हमारे पास कंट्रीब्यूशंस हैं जो हमें पहचानने हैं और इसके ऊपर हमारी सारी अकाउंटिंग डिपेंड करती है। ये बात मैंने आपको पहले भी समझाई है लेकिन मैं दोबारा इसको आपके सामने रखने लगा हूँ। रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन है, एंडाउमेंट कंट्रीब्यूशन है, अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन है। मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन जो है, जो पैसा आपने जो आपको किसी ने दिया है, जो अमाउंट या डोनेशन आपको किसी ने दिया है, वो आप अपनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके इस्तेमाल के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं की गई किसी भी किस्म की। ठीक है जी, यानी उसको आप किसी भी मसरफ के अंदर, किसी भी मकसद के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह दूं कि अगर आपसे हुकूमत फंड लेती है फ्लड विक्टिम रिलीफ के लिए, तो फिर क्या वो पैसा किसी और काम में इस्तेमाल होना चाहिए? अगर हुकूमत आपसे फंड लेती है या कंट्रीब्यूशन लेती है डैम्स बनाने के लिए, डैम फंड में पैसा जमा कराने के लिए, तो क्या फिर वो पैसा किसी और काम में इस्तेमाल हो सकता है? तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं है।
ठीक है जी। तो जब ऐसा नहीं है तो ऐसे कंट्रीब्यूशन को हम क्या नाम देंगे, रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन। रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन की दो इकसाम हैं, एक रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन के नाम से, दूसरी इंडोमेंट कंट्रीब्यूशन के नाम से। ठीक है जी। अब आपको जहन में रखना है कि एंडाउमेंट कंट्रीब्यूशन इज समथिंग इन नेचर परपीचुअल, यानी किसी जो पैसा जमा हो रहा है वो कहीं इन्वेस्ट हो जाएगा और वो इन्वेस्ट होने के बाद मुस्तकिल कंटिन्यूसली उसका बेनिफिट किसी को मिलता रहेगा। भले आपका दिया हुआ पैसा अपनी शक्ल चेंज करता रहे, मतलब आपने कैश दिया, उस कैश से कंपनी ने किसी इस बिजनेस से किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, इन्वेस्टमेंट कर ली, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट इनकम से जो पैसा आता जाएगा वो किसी एक पार्टिकुलर मकसद के लिए इस्तेमाल होता रहेगा, चलता रहेगा, वो पर्पस पूरा नहीं करेगा अपना, मतलब यानी वो पर्पस चलता रहेगा, जारी रहेगा। उसके मुकाबले में क्या है, रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन क्या है, a restricted contribution is a contribution subject to externally imposed stipulations that specify the purpose for which the contributed asset is to be used। किसी खास मकसद के लिए आपको पैसा मिला है, किसी एसेट की कंस्ट्रक्शन के मिला है, किसी एक्सपेंसेस की रीइंबर्समेंट के लिए आपको क्या मिला है, पैसा मिला गया, मतलब किसी भी पार्टिकुलर एक्सपेंस को पूरा करने के लिए आपको पैसे दिए गए हैं, किसी एसेट की कंस्ट्रक्शन के लिए आपको पैसे दिए गए, किसी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए आपको पैसे दिए गए। तो किसी भी स्पेसिफिक मकसद के लिए अगर आपको पैसे दिए जाएंगे तो ऐसे कंट्रीब्यूशन को हम रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन का नाम देंगे। लेकिन अगर कंट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्टेड भी है लेकिन उससे वो पैसा जो इस्तेमाल होगा या वो काम जो होगा वो मुस्तकिल चलता रहेगा, परमानेंटली वो काम चलता रहेगा, बाय परपीचुअल नेचर वो काम चलता रहेगा, तो फिर ऐसे रिस्ट्रिक्टेड फंड को हम क्या नाम देंगे, एंडाउमेंट, या ऐसे रिस्ट्रिक्ट कंट्रीब्यूशन को हम क्या नाम दे रहे होंगे, एंडाउमेंट कंट्रीब्यूशन का नाम दे रहे होंगे। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब इस बात को मजीद हम क्या करते हैं, यहाँ से एनहांस कर लेते हैं। A healthcare NPO received 10 million from wealthy individuals subject to the condition that this amount shall be used for acquisition of land for construction of hospital in specific village। मकसद क्या है, एक हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट करना, एक जमीन खरीदना ताकि उस पर हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट किया जाए, तो ये पैसा इस पार्टिकुलर कॉस्ट के लिए, इसके अलावा कहीं और खर्च नहीं हो सकता। लेकिन ये इस मकसद को पूरा होने के बाद, खत्म करने के बाद, या मकसद पूरा होने के बाद किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, या ये एक कंटिन्यूस मकसद नहीं जिससे लोगों को रिलीफ मिलता रहे। लिहाजा इस कहते हैं ये है तो रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन, लेकिन इसको हम एंडाउमेंट कंट्रीब्यूशन नहीं कह सकते। एंडाउमेंट कंट्रीब्यूशन के अंदर एक खास बात होगी जो कि कंटिन्यूटी होगी, उसका बेनिफिट लोगों को मिलता रहेगा। A healthcare NPO received 25 million contribution from a wealthy individual in the year 2012. The sole purpose of the amount is to support the NPO's general operations in the year 2014-15। ठीक है, तो 25 मिलियन का आपको कंट्रीब्यूशन रिसीव हुआ है लोगों से। मकसद क्या है कि जो इस एनपीओ का ऑपरेशन है, यानी जो इसके एक्सपेंसेस हैं 2 साल के 14 और 15 के, उनके लिए पैसा क्या हो खर्च हो। इसका मतलब ये भी एक पर्टिकुलर कॉज के लिए, और इसके बाद ये 2014 और 15 का साल गुजरने के बाद ये कॉज खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये कॉज भी परपिचुअल नेचर का नहीं, और ये पैसा सिर्फ इस पर्टिकुलर कॉज में क्या होगा, इस्तेमाल होगा। An educational NPO receives a plot of land from Mr. Salman, subject to the condition that this land shall only be used for construction of a primary education school to be run by NPO. The fair value of this plot of land is 12 million। तो ये जो आपको लैंड रिसीव हुआ है ये भी एक स्कूल की कंस्ट्रक्शन इन एक पार्टिकुलर कॉज के लिए हुआ है। उसके बाद an educational NGO receive a plot of land from Mr. Jamal. It can be used to achieve general objectives of the NPO. The fair value of this plot of land is 15 million। ये जो आपको लैंड रिसीव हुआ है इसका कॉज डिफाइन नहीं हुआ, मतलब आप इस जमीन को बेचकर इसको इस्तेमाल करके इसको रेंट पर देकर किसी भी तरीके से
इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसी भी मामले को डील कर सकते हैं। यानी ये जो लैंड आपको रिसीव हुआ है ये विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन रिसीव हुआ है। An educational NPO received 50 million from alumni former donors subject to the condition that the principal balance shall be invested as per investment policy and NPO cannot use the principal balance to fund operations. However, the NPO can utilize the investment earnings to pay for things such as academic programs or new building school facilities. इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो ये पैसा रिसीव हुआ है इसको इन्वेस्ट करके इससे एकेडमिक प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं, मतलब स्टूडेंट्स को रिलीफ दिया जा सकता है। ये जो आपका क्या कहते हैं यहाँ पर कंट्रीब्यूशन होगा इसको हम क्या बोलेंगे, ये एंडाउमेंट नेचर का। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी आपको अकाउंटिंग समझने की जरूरत है। ठीक है, देखिए आपके सामने मैं सिंपल वे पहले रखना चाहता हूँ, उसको दिमाग में फिट करना है। अगर आप रिस्पॉन्स दे तो अच्छी बात होगी। सिंपल वे क्या है? सिंपल वे ये है कि हम जो भी अमाउंट रिसीव करेंगे, एसेट रिसीव करें, कैश रिसीव करें, सबसे पहले एक एंट्री ये है कि कैश या बैंक डेबिट हुआ या एसेट डेबिट हुआ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। आपने उसको डायरेक्ट इनकम मान लिया। ठीक है जी। दूसरा वे क्या है? कैश या बैंक डेबिट हुआ या एसेट को डेबिट हुआ, आपने उसको सीधा इक्विटी यानी कि फंड में क्रेडिट कर दिया। और यहाँ पर इक्विटी को हम इक्विटी नहीं बोलेंगे बल्कि नेट एसेट्स बोलेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी को हम यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स के नाम से पुकार रहे हैं। तो सीधा जिस तरह कोई भी अमाउंट सीधा इक्विटी में क्या होता है, क्रेडिट होता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपको पता हो, देखिए हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं अपनी प्रीवियस अकाउंटिंग नॉलेज से। जैसे मिसाल के तौर पे आपने गुड्स बेची, तो गुड्स बेचकर आपको कैश मिला, तो आपने एंट्री बनाई कैश या बैंक डेबिट सेल्स क्रेडिट। अब आप सेल्स को अपने बिजनेस का रेवेन्यू मानेंगे, यस और नो, और उसको थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट का पार्ट बनाकर फिर इक्विटी में ट्रांसफर करेंगे, और फिर वो प्रॉफिट का पार्ट बनकर आपकी रिटेन अर्निंग का पार्ट बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सेल्स का इक्विटी का पार्ट बनने का जो रास्ता है वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, यस और नो। क्या आप इस बात को मानेंगे कि सेल आपका जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के जरिए आपकी स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी में जा रहा है? मतलब सेल को आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दिखाते हैं और प्रॉफिट लॉस अकाउंट का पार्ट बनाने के बाद उसके एक्सपेंस वहां से मैच करते हैं, जो नेट प्रॉफिट बचता है उस नेट प्रॉफिट को आप ट्रांसफर कर देते हैं कहाँ पर? रिटेन अर्निंग। यानी कहीं भी आप सेल्स को डायरेक्ट इक्विटी में क्रेडिट नहीं करते। ऐसा ही है ना, आप सेल को प्रॉफिट लॉस अकाउंट का पार्ट बनाकर फिर उसके बाद जो भी आपका नेट प्रॉफिट आएगा उसके जरिए वो आपकी इक्विटी का पार्ट बनेगा। जहां तक बुनियादी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठता है, इसका मतलब कोई एक कंट्रीब्यूशन हमें रिसीव हुआ है उसका पैरा ट्रीटमेंट यही है कि कैश या बैंक डेबिट कर दें और उस कंट्रीब्यूशन को इनकम मानकर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट कर दें। जब वो कंट्रीब्यूशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या हो जाएगा बेटा? क्रेडिट हो जाएगा। तो फिर वो सरप्लस या डेफिसिट का पार्ट बनकर खुद ब खुद हमारे इक्विटी यानी कि नेट एसेट्स का क्या बन जाएगा? पार्ट बन जाएगा। तरीका नंबर 1 समझ में आया आपको? अब कौन सा तरीका कहाँ इस्तेमाल करना है इसके मैं बात करता हूँ। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, आप अपने शेयर होल्डर्स को शेयर इशू करते हैं, शेयर इशू करने की एंट्री क्या है? कैश या बैंक डेबिट? शेयर कैपिटल करेक्ट। लेकिन बाज दफा आप शेयर इशू करते हैं प्रीमियम पर, यस और नो? तो क्या आपने आज तक कभी प्रीमियम को प्रॉफिट लॉस अकाउंट का पार्ट माना?
क्या आपने कभी भी आज तक प्रीमियम को प्रॉफिट लॉस अकाउंट का पार्ट माना? नहीं माना। प्रीमियम को आप सीधा कहाँ क्रेडिट करते हैं? इक्विटी के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ कंट्रीब्यूशंस ऐसे होंगे जो सीधा इक्विटी के अंदर यानी फंड के अंदर जाके क्या होंगे? क्रेडिट हो जाएंगे। यानी कुछ कंट्रीब्यूशंस की एंट्री इस तरह बनेगी, कैशिया बैंक डेबिट, इंडाउमेंट फंड क्रेडिट, कैशिया बैंक डेबिट, रिस्ट्रिक्टेड फंड क्रेडिट। जिस तरह आप शेयर प्रीमियम को सीधा इक्विटी सेक्शन में क्रेडिट करते हैं, तो कुछ कंट्रीब्यूशन हमारी सीधी सीधी क्या हो जाएंगी? इक्विटी सेक्शन में क्रेडिट हो जाएंगी। क्या ये बात समझ में आई? तीसरी चीज जो इससे मिलती जुलती है वो मैं आपके सामने रखकर फिर तीसरी बात में समझाता हूँ। वो तीसरी बात क्या है? रीवैल्यूएशन सरप्लस जब आप क्रिएट करते हैं एसेट को रीवैल्यू करते वक्त, अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो आप उसको सीधा इक्विटी में क्रेडिट नहीं करते, बल्कि आप उसको पहले ओसीआई कंपोनेंट बनाते हैं, और ओसीआई कंपोनेंट बनाने के बाद फिर आप उसको प्रॉफिट लॉस कंपोनेंट को प्रॉफिट यानी प्रॉफिट लॉस कंपोनेंट को आप लिखते हैं रिटेन अर्निंग में, और ओसीए कंपोनेंट को फिर आप स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में रिवर्शन सरप्लस के कॉलम में लिखते हैं, ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो भी आपका केस है। यस और no? तो इस तरह एक तीसरा केस हमारे सामने आ जाएगा। वो तीसरा केस ये होगा कि जो कंट्रीब्यूशन हमें जिस पार्टिकुलर कॉज के लिए मिली है, उस कॉस्ट को हम स्पेसिफिकली अपने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक अलग कॉलम बना के मेंशन करें। इंडोमेंट फंड के कॉलम को, मतलब हम अपने स्टेटमेंट अपने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर मल्टीपल कॉलम्स क्रिएट करें, और हम ये बताएं कि कौन सी कंट्रीब्यूशन हमने किस मकसद के लिए रिसीव की। तो जो कंट्रीब्यूशन हमने रिसीव की होगी एंडाउमेंट फंड के लिए, उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट के अंदर एंडाउमेंट फंड वाले कॉलम में दिखा रहे होंगे। जो कंट्रीब्यूशन हमने किसी रिस्ट्रिक्टिव फंड के लिए रिसीव की होगी, उसको हम अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर रिस्ट्रिक्टेड फंड वाले कॉलम में दिखा रहे होंगे। लेकिन उसके बाद उन पार्टिकुलर कॉलम्स को हम स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट, जो कि स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी की तरह है, उनमें जाके उन पार्टिकुलर कॉलम्स में क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। जिस तरह हम अपनी एसओसीआई के अंदर प्रॉफिट को रिटेन अर्निंग वाले कॉलम में लिखते हैं, और और रिवर्शन सरप्लस को, ओसीआई को सरप्लस वाले कॉलम में लिखते हैं। इसका मतलब देखो, अल्टीमेटली इफेक्ट जा कहाँ रहा है? इक्विटी सेक्शन में, नेट एसेट वाले सेक्शन में। लेकिन जाने के तीन अंदाज है। पहला अंदाज इनकम बनना, ठीक है। दूसरा अंदाज सीधा इक्विटी बन जाना, और तीसरा अंदाज इनकम तो बनना लेकिन किसी पार्टिकुलर इक्विटी के कॉलम में क्या हो जाना? क्रेडिट हो जाना। क्या बेटा आपको मेरी तीनों बातें समझ में आएंगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये तीन बातें अगर आपको समझ में आती हैं, तो आपको ये कंट्रीब्यूशन की अकाउंटिंग भी समझ में आ सकती है। अब कंट्रीब्यूशन की अकाउंटिंग करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। एक कहलाएगा डेफरल मेथड। क्या कहलाएगा? डेफरल मेथड। दूसरा कहलाएगा हमारे पास क्या? रिस्ट्रिक्टेड मेथड। डेफरल मेथड के अंदर हमारी जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट होगा या जो हमारी बैलेंस शीट होगी, उसमें एक ही कॉलम होगा, उसमें मल्टीपल कॉलम्स नहीं होंगे। क्या बोल रहा हूँ मैं? डेफरल मेथड के अंदर
डेफरल मेथड के अंदर जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होगा, डेफरल मेथड के तहत हमारा जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होगा उसका एक सिंगल कॉलम ही होगा, उसके मल्टीपल कॉलम्स नहीं होंगे। लेकिन 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 रिस्ट्रिक्टेड मेथड के तहत, रिस्ट्रिक्टेड मेथड के तहत हमारा जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट होगा और जो हमारा एसओएफपी होगा उसमें मल्टीपल कॉलम्स दिखाई देंगे। यानी उसमें ये भी दिखेगा कि कौन सा एसेट कौन से फंड से बिलोंग करता है। यानी हम ये चाहते हैं कि अपने रिसोर्सेज की एलोकेशन दिखाएं कि हमारे कौन से एसेट किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी कौन सा एसेट हमने किस काम के लिए एलोकेट किया हुआ है। इस कॉन्सेप्ट को हम रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड कहते हैं कि हमारी हमारी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, हमारा बैलेंस शीट, एसओएफपी ये क्लियरली इंडिकेट करे कि हम कौन से फंड से कितना पैसा कमा रहे हैं। ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड फंड का मतलब क्या है कि एक ही एनपीओ की आप पीसेस कर रहे हैं कि आपकी एनपीओ की मुख्तलिफ एक्टिविटीज किस तरह चल रही हैं और कौन सा एसेट किस एक्टिविटी के लिए क्या हुआ हुआ है, इन्वेस्ट हुआ हुआ है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, डेफरल मेथड के तहत आपकी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक ही कॉलम होगा और रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड के तहत आपका जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट होगा और बैलेंस शीट यानी एसएफपी होगी उसमें क्या होंगे, मल्टीपल कॉलम्स होंगे। ठीक है, इस बात को लेके आगे चलते हैं। तो ये लिखा हुआ आ गया, एमसीक्यू में आ सकता है कि रेवेन्यू फ्रॉम कंट्रीब्यूशन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय फॉलोइंग आइदर रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड और डेफरल मेथड। यानी कंट्रीब्यूशन से मिलने वाला रेवेन्यू रिकॉर्ड करने के दो तरीके हैं। एक तरीके का नाम रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड है, दूसरे तरीके का नाम डेफरल मेथड है। सबसे टेक्निकल डेफरल है, रिस्ट्रिक्टेड बहुत आसान है। अच्छा, ये तमाम चीजें मैं आपको बता, प्लेज क्या है? प्लेज वादा है। जैसे कि आप इमरान खान का मैराथन देखते हैं जिसके अंदर लोग फोन कॉल करके इमदाद या डोनेशन देने का ऐलान करते हैं, तो ऐलान जो है वो प्लेज है। ठीक है, जो कोई ऐलान हुआ है उसको आप रिकग्नाइज कर सकते हैं बतौर इनकम। एक शर्त है कि आपके पास क्या हो, रीजनेबल अश्योरेंस हो के वो अमाउंट आपको क्या होगा, रिसीव होगा। ठीक है, तो अनकलेक्टेबल प्लेज वुड ओनली बी रिकग्नाइज इफ इट मीट्स द अबव रिकग्निशन क्राइटेरिया ऑफ कंट्रीब्यूशन रिसीवेबल। वो क्राइटेरिया ये था आपके पास, a contribution receivable should be recognized as an asset when it meets the following criteria: the amount to be received can be reasonably estimated and ultimate collection is reasonably assured। ठीक है, जो अमाउंट रिसीव होगा उसका आपके पास रीजनेबल एस्टिमेट हो, दूसरा कलेक्शन रीजनेबली अश्योर्ड। लेकिन अगर कोई शख्स आपको रिक्वेस्ट यानी कोई विरासत में कोई चीज लिख देता है कि भाई उसके मरने के बाद वो प्रॉपर्टी उसकी होगी, तो वो उस चीज को आप, नहीं बेटा ये बात जरूरी नहीं है कि डेफरल मेथड लास्ट टाइम आ चुका है तो नहीं पढ़ते। डेफरल ही टेक्निकल है बहरहाल, लेकिन वो आसान है, बस इसको दोनों को समझना ताकि आपको कोई मुश्किल ना। ठीक है। अच्छा, अब तो यानी रिक्वेस्ट और लेगेसी उस वक्त तक रिकॉर्ड नहीं होगी जब तक कि वो रिसीव ना हो जाए। ठीक। अब ये आपके सामने मैंने सिचुएशन बनाई हुई है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। फंड
अकाउंटिंग, डेफरल मेथड, नो सेपरेट फंड अकाउंटिंग। क्या मतलब? यहाँ पर आप अलग अलग कॉलम मेंटेन नहीं करते। रिस्ट्रिक्टेड मेथड, यहाँ पर आप हर फंड का अलग अलग कॉलम मेंटेन करेंगे। नो सेपरेट फंड अकाउंटिंग, यहाँ लिखा हुआ है सेपरेट फंड अकाउंटिंग। ठीक है जी। एंडोमेंट कंट्रीब्यूशन मिली आपको, क्या रिसीव हुई? एंडोमेंट कंट्रीब्यूशन। आपको मैंने बताया था एंडोमेंट कंट्रीब्यूशन के अंदर एक खास बात है। वो खास बात क्या है कि वो बाय नेचर उसका जो बेनिफिट होगा परपेचुअल नेचर का होगा। अब इस चीज को ध्यान में रखिएगा। एन एजुकेशनल एनपीओ रिसीव रुपीज 50 million from alumni, former donor, subject to the condition that principal balance shall be invested as per the NPO, as per, and NPO cannot use the principal to fund. However, the NPO can utilize investment earnings to pay for things such as academic programs और न्यू बिल्डिंग स्कूल फैसिलिटीज। यानी कि उस पैसे से वो जो आता रहेगा एकेडमिक प्रोग्राम चलाते रहेंगे या नई इमारतें बनाते रहेंगे, तो ये काम क्या रहेगा? जारी रहेगा। एक काम क्या रहेगा? जारी रहेगा। मतलब एक काम के अंदर आपको क्या दिख रही है? कंटिन्यूटी। तो ऐसी कंट्रीब्यूशन, यानी इंडाउमेंट कंट्रीब्यूशन की दो पहचान है। एक तो वो रिस्ट्रिक्टेड भी होगा, दूसरा उसके अंदर क्या होगी? कंटिन्यूटी होगी। रिस्ट्रिक्टेड भी होगा और कंटिन्यूटी भी होगी। तो जहां पर आपको रिस्ट्रिक्शन दिखे और कंटिन्यूटी दिखे तो आप उसको पहचान लेंगे, ये इंडाउमेंट कंट्रीब्यूशन। अब इस 50 मिलियन की अकाउंटिंग डेफरल मेथड के कैसे हो रही है? इस 50 मिलियन की अकाउंटिंग रिस्ट्रिक्टेड मेथड के तहत कैसे हो रही है? तो ये आपको फंड एक पर्टिकुलर कॉज के लिए मिला है, आप उसके अलावा कहीं और खर्च नहीं कर सकते। तब आप क्या करेंगे? कैश या बैंक डेबिट कर देंगे, 50 मिलियन एसएफसी का पार्ट बन गया, और इसको सीधा आप इंडाउमेंट फंड में क्रेडिट कर देंगे। मतलब ये इफेक्ट आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगा। जिस तरह आप शेयर प्रीमियम को जिस तरह आप शेयर प्रीमियम को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं ना स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी के अंदर, इस तरह सीधा इसको आप इंडाउमेंट फंड में क्रेडिट कर देंगे। वो भी कहाँ पर? स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स के अंदर। लेकिन रेस्ट्रिक्टेड मेथड के तहत आपकी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर एंडोमेंट फंड का कॉलम बना होगा, तो वो कॉलम ये दिखा सकता है कि आप एंडोमेंट फंड से कितना पैसा कमा रहे हैं। तो लिहाजा अगर आप यही कंट्रीब्यूशन एंडोमेंट फंड का रिसीव करते हैं, लेकिन आपकी अकाउंटिंग कौन सी मेथड के तहत है? रिस्ट्रिक्टेड मेथड के तहत, तो इसका तरीकेकार बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आपका जो कि, यानी आप क्या करेंगे? कैश या बैंक डेबिट कर दिया आपने 50 मिलियन से, इंडाउमेंट फंड क्रेडिट कर रहे हैं आप। ठीक है, इंडाउमेंट फंड आप क्रेडिट तो कर रहे हैं, लेकिन इसको आप इंडाउमेंट फंड क्रेडिट करते हुए थ्रू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लेके जा रहे हैं। मतलब आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर इंडाउमेंट फंड के कॉलम के नीचे ये इनकम दिखानी। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर मल्टीपल कॉलम नहीं थे, तो यहाँ पर एंडाउमेंट फंड का सेपरेट कॉलम मेंटेन नहीं हो रहा था। तो फिर यहाँ पर एंडाउमेंट फंड हमें कहाँ मिलेगा? स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स के अंदर। तो हमने सीधा एंडाउमेंट फंड को स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स में क्रेडिट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल कॉलम मेंटेन हो रहा है, यहाँ पर मल्टीपल कॉलम मेंटेन नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते वक्त एंडाउमेंट फंड का कॉलम भी मेंटेन हो रहा है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। देखिए अब ये क्या है? ये बना हुआ है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सिंगल कॉलम बना हुआ है। इसका मतलब ये डेफरल मेथड के तहत बना हुआ है। लेकिन
अब जरा इसको देख लें, ये क्या बना हुआ है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसमें टोटल कॉलम के साथ साथ आपको अनरिस्ट्रिक्टेड वाला कॉलम दिख रहा है, रिस्ट्रिक्टेड वाला कॉलम दिख रहा है, और इंडाउमेंट वाला कॉलम दिख रहा है। इसका मतलब जितनी कंट्रीब्यूशंस रिसीव हुई है इंडाउमेंट के लिए वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के थ्रू इनकम बनेगी इंडाउमेंट के कॉलम के तहत। और इस तरह इंडाउमेंट एक्टिविटीज की इनकम इसमें क्या होगी, ऐड होगी। और अगर इसको कमाने के लिए कोई एक्सपेंस हो रहे हैं तो वो एक्सपेंस से लेस हो गया। ये 21 जो है वो आपका इंडाउमेंट का सरप्लस है। इंडाउमेंट का सरप्लस चला जाएगा सीधा कहाँ पर, आपके स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन नेट एसेट कहेंगे। ये 21 जाके इंडाउमेंट फंड के ओपनिंग बैलेंस में क्या हो गया, ऐड हो गया। अब जैसे रिस्ट्रिक्टेड फंड है तो इसकी कंट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्टेड फंड के तहत क्या होंगे, रिस्ट्रिक्टेड फंड वाले कॉलम में क्रेडिट हो, इनके एक्सपेंसेस क्या हुए इसमें से लेस हुए, इसका नेट इफेक्ट क्या बना, डेफिसिट बना। और ये डेफिसिट जो है वो आपका रिस्ट्रिक्टेड फंड के ओपनिंग बैलेंस से क्या हो गया, लेस हो गया। इसका मतलब रिस्ट्रिक्टेड मेथड के तहत आपको अपने रिसोर्सेस की एलोकेशन दिख रही है कि आप अपने टोटल रेवेन्यूज कौन कौन से फंड के लिए अर्न कर रहे हैं। तो जो रेवेन्यू या जो कंट्रीब्यूशन जिस फंड से बिलोंग होगा वो उस फंड के हेड के तहत क्या होगा, क्रेडिट होगा। कौन से मेथड के तहत, रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड के तहत। ठीक है जी। लेकिन अगर आप क्या फॉलो कर रहे हैं, डेफरल मेथड फॉलो कर रहे हैं। तो डेफरल मेथड के तहत आप देख सकते हैं इंडाउमेंट कंट्रीब्यूशन सीधा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स के तौर पर क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। सीधा इंडाउमेंट फंड में क्रेडिट हो रहा है, वो फिर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जा रहा। उसकी इन्वेस्टमेंट इनकम भी जो है वो इंडाउमेंट फंड में ही क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है। वो इस क्या कहते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के थ्रू दिखाई नहीं जा रही। यानी बड़ी सिंपल बात हो गई कि अगर आप यहाँ पर फंड्स का अलग से कॉलम मेंटेन नहीं कर रहे तो फिर उन फंड्स के जो कंट्रीब्यूशंस हैं उनको सीधा आप कहाँ क्रेडिट कर देंगे, बताइए, जवाब दीजिए। उन फंड्स के कंट्रीब्यूशन को सीधा आप कहाँ क्रेडिट कर देंगे, भाई रिस्पॉन्स दे दें बनाए मेरे पास। उन फंड के कंट्रीब्यूशन को आप सीधा कहाँ क्रेडिट कर देंगे, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट। यहाँ पर हम स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी नहीं कहेंगे बल्कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। इस बात का ख्याल रखिएगा। और उनकी जो इनकम्स होंगी उनको भी हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में क्या कर लेंगे, वही ऐड कर रहे हैं। ठीक है बेटा, याद रहेगी ये बात या नहीं? भाई सब लोग रिस्पॉन्स करें तो मैं समझता हूँ कि भाई आप मेरी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, आपको जो अकाउंटिंग आती है उसके तहत आप इन चीजों को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, तो मैं वापस आता हूँ अपनी बात पर, क्योंकि असल चीज के लिए मैं बात वर्बली कर रहा था, एक चीज विजुअलाइज करनी थी आपने। तो क्या अब बताइए, जो मैंने कहा ना कि ये क्या था, 50 मिलियन का इंडाउमेंट कंट्रीब्यूशन, इसकी एंट्री बनी बैंक डेबिट 50 मिलियन से। डेफरल मेथड के तहत स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर या स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर कोई इंडाउमेंट फंड का कॉलम मौजूद नहीं है, तो लिहाजा हमने सीधा इसको स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स के अंदर क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। लेकिन रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड के तहत हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर एक सेपरेट कॉलम मेंटेन कर रहे हैं, लिहाजा हमने ये बैंक डेबिट करके इनकम क्रेडिट की कहाँ पर,
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एंडाउमेंट फंड के कॉलम में। क्या अब ये दोनों एंट्रीज आपको क्लियर हैं बेटा, वो जो मैंने बताया उसके तहत? अब एक बात जो बोल दूं, मैं अब आपको रिस्ट्रिक्टेड मेथड से ही समझाऊंगा, मैं आपको डेफिनेटली समझाऊंगा कि रिस्ट्रिक्टेड मेथड में तरीकाकार यही है। रिस्ट्रिक्टेड मेथड के तहत जितनी भी रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशंस हैं, चाहे वो एंडाउमेंट हो या अदर देन एंडाउमेंट हो, वो अपने पार्टिकुलर कॉलम में क्या होंगी, क्रेडिट हो जाएंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और वो उसके जरिए स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट का क्या बनेंगे, पार्ट बनेंगे। याद रहेगी बात ये? तो असल ज्यादा टेक्निकल डिस्कशन किसका है, डेफरल मेथड का। रिस्ट्रिक्टेड मेथड बहुत आसान है, वो क्या है, बैंक डेबिट एंडाउमेंट फंड क्रेडिट थ्रू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैंक डेबिट रिस्ट्रिक्टेड फंड क्रेडिट थ्रू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, बैंक डेबिट जनरल फंड क्रेडिट थ्रू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। बस यही बुनियादी इसके अंदर एंट्रीज बन रही है। कौन से मेथड की बात कर रहा हूँ मैं बुनियादी एंट्रीज की? ये मैं किस मेथड की बात कर रहा हूँ जरा बताइएगा दोबारा से? रिस्ट्रिक्टेड मेथड की बात, जहाँ पर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में सेपरेट कॉलम मेंटेन किया जा रहा है। ठीक है, अब जरा इस पे गौर कर लीजिएगा, ये इसके बारे में मैं आपको दिखा दूँ जरा। अब ये प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब है, एनपीओ है, इसके टोटल फंड सम करके दिए मैं 1715। ठीक है, नीचे कंट्रीब्यूशंस रिसीव जो हुई वो 94 की। इन दो चीजों पर मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। जो ऊपर फंड दिए हैं फंड, उसको उसका ब्रेकअप दिया हुआ है 1715। फंड फॉर सपोर्टिंग यंग टैलेंट एक्सटर्नली इम्पोज स्टिपुलेशन दैट रिसोर्सेज कंट्रीब्यूटेड बी मेंटेन परमानेंटली। परमानेंटली परमानेंट लफ्ज से क्या दिमाग में आ रहा है कि एक तो ये रिस्ट्रिक्टेड फंड है, ठीक है, दूसरा ये परमानेंट रहेगा। इंडोमेंट फंड, इसका मतलब क्या हुआ, जब आप बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन नेट एसेट्स, तो ये आपका इस तरह शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस होता है, शेयर प्रीमियम का ओपनिंग बैलेंस होता है, और रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस होता है। इस तरह आप इन तमाम बैलेंसेस को इन हेडिंग्स के तहत ओपनिंग बैलेंस बना के लिख देंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे जर्नल फंड, ठीक है, फिर आप लिखेंगे रिस्ट्रिक्टेड फंड, फिर आप लिखेंगे एंडाउमेंट फंड। ये चारों आपके फंड के बैलेंस हैं, इसके जरिए आपकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स क्या होगी, क्रिएट होगी। Details of contribution, same restriction apply as applicable to merit fund are as follows. Contribution for supporting the young talent, तो ये पैसा आपको इस हेड में मिला है, तो ये जो वो फंड है, उस फंड के लिए कंट्रीब्यूशन आया है। तो ये कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स कौन सा फंड है जरा बताइएगा? यंग टैलेंट जो फंड आपने पढ़ा, ये कौन सा फंड है? एंडाउमेंट फंड था, इसका मतलब ये कंट्रीब्यूशन एंडाउमेंट फंड के लिए। अगर मैं बताता हूँ आपको कि अगर हम कौन सी अकाउंटिंग इस्तेमाल करेंगे, डेफरल अकाउंटिंग, डेफरल अकाउंटिंग,
तो बेटा डेफरल अकाउंटिंग के अंदर हम इसको सीधा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट के अंदर एंडाउमेंट फंड के बैलेंस के अंदर क्रेडिट कर देंगे। लेकिन अगर हम कौन सी अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्टेड अकाउंटिंग, तो उसके अंदर जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर बन रही है, उसमें एंडाउमेंट फंड का कॉलम बना हुआ है और कंट्रीब्यूशन की एक लाइन लिखी भी आ रही है। उस लाइन के तहत हमने इसको इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम दिखाया, लेकिन कौन से कॉलम में, एंडाउमेंट के कॉलम। यस और बताइए। लेकिन अगर मैं पूछूं बताओ जरा डेफरल मेथड के तहत आप क्या करोगे? अगर मेथड डेफरल है तो फिर आप क्या करोगे? तो फिर तो ये कॉलम ही नहीं है। डेफरल मेथड में तो ये कॉलम ही नहीं है, तो फिर ये कॉलम कहाँ है? बस इतना सवाल करना है। डेफरल मेथड में कॉलम नहीं है, तो फिर ये कॉलम कहाँ है? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स के अंदर। तो फिर सीधा वहीं क्रेडिट कर देना है। समझे बात या नहीं? लेकिन रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड के तहत ये कॉलम अलग से मेंटेन हो रहा है, तो फिर इस कॉलम में क्रेडिट करना है। और इसका इनकम का सम और एक्सपेंस माइनस करने के बाद जो नेट इफेक्ट आएगा, वो नेट इफेक्ट फिर जाएगा कहाँ पर? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स के अंदर। ठीक है बेटा, याद रहेगा। एंडाउमेंट फंड के अलावा जो रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन है, restricted contribution for expenses, restricted contribution for expenses। ठीक है जी? आपको कंट्रीब्यूशन मिल रहे हैं किस चीज के लिए? एक्सपेंसेस के लिए। A healthcare NGO received 25 million contribution from a wealthy individual in the year 2012. The sole purpose of the amount is to support the NGO's general operations in the year 2014 and 2015। यानी देखो लफ्ज, अब आपको बात पिक करनी है। रिस्ट्रिक्टेड फंड की पहचान ये लफ्ज होगा, सोल पर्पस, यानी जो पैसा मिला है वो सोल पर्पस इसी मकसद में इस्तेमाल होगा, किसी और जगह इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो सोल पर्पस लफ्ज मिल जाए तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि कंट्रीब्यूशन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है। स्पेसिफिक पर्पस, सोल पर्पस, इस तरह के अल्फाज अगर आपको पढ़ने को मिल जाए तो ये पढ़ते ही आपको आइडिया क्या हो जाएगा कि ये कौन सा फंड है, कौन सा कंट्रीब्यूशन है, रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन। लेकिन अगर परमानेंट नेचर का लफ्ज उसमें ऐड हो जाए तो फिर वो रिस्ट्रिक्टेड होने के साथ साथ क्या है, परमानेंट नेचर का है, तो फिर उसको रिस्ट्रिक्टेड नहीं बोलेंगे बल्कि क्या बोलेंगे? एंडाउमेंट कहेंगे। ठीक, याद रहेगा। तो अभी मैं इसकी अकाउंटिंग सिखा रहा हूँ आपको, कौन से मेथड के तहत बेटा? डेफरल मेथड के तहत। तो ये रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन है, लेकिन परमानेंट नेचर का नहीं है, सिर्फ 14 और 15 के एक्सपेंस के लिए, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, वेनिश हो जाएगा। ठीक। तो जिस साल ये रिसीव हुआ, एंट्री बनी बैंक डेबिट और डेफर्ड रेवेन्यू क्रेडिट, मतलब बिल्कुल गवर्नमेंट ग्रांट की तरह, ग्रांट फॉर एक्सपेंस, इसको बोलेंगे ग्रांट फॉर फ्यूचर एक्सपेंस। जिस तरह आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक्सपेंसेस के लिए क्या मिलती है? ग्रांट मिलती है। तो एक तरह से ये भी ग्रांट है आपके।
तो फिर फॉर एग्जाम्पल 25 मिलियन में से आपने 15 मिलियन का एक्सपेंस यहाँ इनकर कर लिया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ एंट्री बना देंगे क्या, यहाँ आप एंट्री बना देंगे क्या, डेफर्ड रेवेन्यू डेबिट 15 मिलियन से, ठीक है जी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करेक्ट 15 मिलियन। यानी आप इस 25 में से 15 मिलियन को अपना क्या मान लेंगे, इनकम मान लेंगे 2014। और फॉर एग्जांपल रिमेनिंग एक्सपेंडिचर आपका कब हुआ, 2015 में। तो आप 2015 में एंट्री बनाएंगे क्या, डेफर्ड रेवेन्यू डेबिट 10 मिलियन, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट 10 मिलियन, ठीक है। तो बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट जस्ट लाइक गवर्नमेंट है। याद रहेगा बेटा आपको। परचेज ऑफ एसेट, यानी आपको कंट्रीब्यूशन किसी ने दिया है किसी डेप्रिशिएबल एसेट को खरीदने के लिए, सेम एज गवर्नमेंट ग्रांट, सेम एज गवर्नमेंट ग्रांट। क्या मतलब कि जो अमाउंट मिला है उसकी एंट्री क्या बनेगी, कैश या बैंक डेबिट, डेफर्ड डेफर्ड रेवेन्यू क्रेडिट जो ऊपर बनती हुई आ रही। फिर जिस साल में एसेट क्या होगा, डेप्रिशिएट होगा यूजफुल लाइफ के हिसाब से, उसी हिसाब से आप इस डेफर्ड रेवेन्यू को डेफर्ड गवर्नमेंट की ग्रांट की तरह डेबिट करके इनकम क्या करते रहेंगे, क्रेडिट करते रहेंगे, सेम एज गवर्नमेंट ग्रांट। ठीक है, ऐसे डेफर्ड ग्रांट डेबिट। तो यहाँ पर डेफर्ड रेवेन्यू, क्योंकि ग्रांट में फर्क करना है ना हमें, तो डेफर्ड रेवेन्यू डेबिट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट, ठीक है जी। तो सेम ट्रीटमेंट लाइक गवर्नमेंट ग्रांट। अच्छा, उसके बाद आपको रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन मिला है किस मकसद के लिए, किसी नॉन डेप्रिशिएबल एसेट को खरीदने के लिए। तो लिखा हुआ है एन एजुकेशनल एनजीओ रिसीव अ प्लॉट ऑफ लैंड फ्रॉम मिस्टर सलमान सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट दिस लैंड शल ओनली बी यूज, शल ओनली बी यूज। इसका मतलब क्या हुआ, यू यानी इसका मतलब ये जो जमीन है ये इस पार्टिकुलर कॉज के लिए इस्तेमाल होगी, कहीं और इस्तेमाल नहीं होगी। यस और no? देखिए मैं आपको मिसाल देता हूँ। अगर एक शख्स ने एक जमीन किसी को कंट्रीब्यूट कर दी है, लेकिन वो कहता है जमीन को आप रेंट पे देकर आगे इसके जरिए अपने स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देते रहे, तो फिर ये जमीन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड तो है, मतलब रिस्ट्रिक्टेड पर्पस के लिए तो है, लेकिन साथ साथ जो इसकी इनकम आती रहेगी वो इनकम आपको परमानेंट नेचर का बेनिफिट दिख रहेगी। तो फिर जो कंट्रीब्यूशन होगी उसको हम रिस्ट्रिक्ट नहीं बल्कि एंडाउमेंट बोलेंगे, या सॉरी। लेकिन यहाँ जमीन दी गई है उसी जमीन पे स्कूल बनाने के लिए, जमीन दी गई है उसी जमीन पे स्कूल बनाने के लिए, ठीक। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस लैंड को हम रिकॉर्ड करेंगे किस पर, फेयर वैल्यू। तो इसमें मैं एग्जांपल ले रहा हूँ लैंड की, लेकिन कैशिया बैंक भी हो सकता है। तो मैं एंट्री बना रहा हूँ कैशिया बैंक डेबिट। ये लैंड डेबिट कितने से, 12 मिलियन से। अब चूंकि आपको ये कंट्रीब्यूशन मिल रहा है किसी नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के लिए,
जो कि लैंड है, तो लिहाजा इसकी एंट्री होगी कैपिटल फंड क्रेडिट। यानी उससे एक नया फंड क्रिएट हो जाएगा, उसका नाम होगा कैपिटल फंड, कैपिटल फंड क्रेडिट। अच्छा, ये दोबारा बता दें इसमें एंडाउमेंट फंड का। अगर कोई शख्स आपको जमीन देता है और वो कहता है इस जमीन के ऊपर जो फसल उगती है उस फसल को बेचकर आप हर साल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देते रहे, तो इसका मतलब उसने जमीन आपके एनपीओ के नाम कर दी है, लेकिन उसने उसको रिस्ट्रिक्ट किया है। मतलब उसने कहा इस जमीन पे फसलें उगती रहेंगी और उस फसलों से इनकम जनरेट होगी, वो इनकम से स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती रहेगी। इसका मतलब क्या है, जब तक जमीन पर फसलें उगती रहेंगी इनकम आती रहेगी, उस इनकम से स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती रहेंगी। इसका मतलब ये जो जमीन का यूज है ये रिस्ट्रिक्टेड है। दूसरा क्या है, परमानेंट नेचर का इसमें इस्तेमाल है, मतलब हर साल रिपीटेड एक चीज देखने को मिल रही है कि इससे इनकम जनरेट हो रही है, और इनकम जनरेट होने के बाद वो इस्तेमाल हो रही है किस चीज के लिए, स्कॉलरशिप देने की। फिर अगर आपको रीपेमेंट ऑफ लोन करने के लिए, यानी कर्जा वापस देने के लिए कोई कंट्रीब्यूशन मिल रही है, मतलब आपको कोई पैसे दे रहा है लोन वापस करने के लिए, ठीक है, तो सवाल क्या, उस लोन का पर्पस क्या था। अगर उस लोन का पर्पस एक्सपेंस था तो बात बात वही है, जो एक्सपेंस का तरीकेकार है वही अप्लाई होगा। बैंक डेबिट होगा, डेफर्ड रेवेन्यू क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है जी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपने लोन लिया था एक्सपेंसेस को पे करने के लिए, तो आज आपको उस लोन को रीपे करने के लिए कोई कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो अगर ये एक्सपेंसेस चार्ज हो चुके हैं कहाँ पर, प्रॉफिट लॉस अकाउंट यानी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर, तो इनकी जो भी कंट्रीब्यूशन है वो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिए। फिर सेम इज द केस विद डेप्रिशिएबल एसेट, कि अगर आपने लोन लिया था किसी डेप्रिशिएबल एसेट को खरीदने के लिए और उसको रीपे करने के लिए आपको कंट्रीब्यूशन मिलती है, तो इसका मामला भी वही है गवर्नमेंट ग्रांट की तरह। और आप उस कंट्रीब्यूशन को क्या करेंगे, डेफर्ड कर देंगे और ओवर द टाइम क्या कर रहे होंगे, अमोर्टाइज करके इनकम मान रहे हो। सेम इज द केस विद नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, अगर आपने लोन लिया था किसी भी नॉन डेप्रिशिएबल एसेट को खरीदने के लिए और उसकी रीपेमेंट के लिए आपको अगर क्या मिलता है, उस लोन की रीपेमेंट के लिए अगर आपको क्या मिलता है कंट्रीब्यूशन, तो आप एंट्री बनाएंगे कैश या बैंक डेबिट कैपिटल फंड क्रेडिट। ठीक है। और बाकी अगर आपको लोन रीपेमेंट करने के लिए किसी भी केस की अगर क्या कहते हैं कंट्रीब्यूशन मिलता है, तो उसकी सीधी एंट्री क्या बनेगी, कैश या बैंक डेबिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट। मतलब इसकी एंट्री में कोई फर्क नहीं है, जो ऊपर एंट्री डिस्कस हुई है वही है, लेकिन बस यहाँ पर आपको कंट्रीब्यूशन मिल रहा है लोन रीपे करने के लिए, लेकिन उस लोन का मकसद उसके एंट्री को डिफाइन करेगा। तो अगर लोन लिया था किसी एक्सपेंस को पे करने के लिए, तो जो ऊपर एक्सपेंस का ट्रीटमेंट किया था बिल्कुल वैसा ही ट्रीटमेंट होगा। अगर लोन का मकसद क्या था, किसी डेप्रिशिएबल एसेट को खरीदना, तो ऊपर डेप्रिशिएबल एसेट के लिए कंट्रीब्यूशन का ट्रीटमेंट किया था वही ट्रीटमेंट होगा। अगर लोन का मकसद क्या था, किसी नॉन डेप्रिशिएबल एसेट को खरीदना, तो ऊपर जो ट्रीटमेंट किया था वही ट्रीटमेंट यहाँ पर भी होगा। उसके बाद अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन, एन एजुकेशन एनजीओ रिसीव अ प्लॉट ऑफ लैंड फ्रॉम मिस्टर जमाल and it can be used to achieve general objective of that NPO. The fair value of this plot of land is 15 million। यानी उसने जमीन दे दी है आपकी एनपी को, उसने बोला आप इसका कुछ भी करो, आप मेरी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसको बेच दो, इसको रेंट पे देके किसी भी काम में इस्तेमाल कर लो। यानी इस जमीन के जरिए बनने वाले पैसे के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसने आपको डायरेक्ट ये चीज क्या कर दी है, विदाउट रिस्ट्रिक्शन ऑफ यूज क्या कर दी है, आपके एनपीओ को
डोनेट कर दी। अब इसकी एंट्री क्या होगी, लैंड डेबिट हो जाएगा 15 मिलियन से, और आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 15 मिलियन। ठीक है, इसके ऊपर किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। यहाँ पर कोई बात हो आप पूछ सकते हैं, बता। मैं फिर रिपीट कर दूंगा इसको। यहाँ पर कोई बात हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए मेरी एक बुनियादी बात याद रखें, लैंड डेबिट होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट होगा। अगर किसी ने जमीन या कैश या आपको दिया है कंट्रीब्यूशन के तौर पर, लेकिन उसके इस्तेमाल पर कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं की, तो उसका इफेक्ट सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, वो इनकम बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे फेयर वैल्यू पर। फिर रिपीट कर दूं, देखें तीन किस्म की एंट्रीज हैं। एक, जो भी कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो कैश या बैंक में डेबिट हो रहा है या एसेट के तौर पर डेबिट हो रहा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है। ये एंट्री आपको अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन के लिए बनानी है, कैश या बैंक, बस इसको माइंडसेट बना लें। चाहे आप डेफरल अकाउंटिंग कर रहे हैं और रिस्ट्रिक्टेड अकाउंटिंग कर रहे हैं, अगर आपको कंट्रीब्यूशन मिली है किसी भी अनरिस्ट्रिक्टेड फंड के लिए तो उसकी सीधी एंट्री है कैश या बैंक डेबिट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड मेथड में उसको जनरल फंड वाले कॉलम में दिखाना है, याद रहेगा। जिन्हें डेफरल मेथड के तहत भी वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जा रहा है, और रिस्ट्रिक्टेड मेथड के तहत वो जनरल फंड के कॉलम के थ्रू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का पार्ट बन रहा है। ये मैंने मिसाल दी किसकी, अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन। उसके बाद मैं आता हूँ कहाँ पर, रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन की तरफ, जो कि परमानेंट नेचर का है, यानी एंडाउमेंट फंड है। अगर आपको कंट्रीब्यूशन मिला है एंडाउमेंट फंड के लिए और आप मेथड कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, डेफरल मेथड, तो आपको सोचना है कि क्या क्या आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेफरल मेथड वाले तरीके कार के तहत कोई इंडाउमेंट फंड का कॉलम मौजूद है। जवाब है इसका नो, नहीं मौजूद। तो सीधा इस कंट्रीब्यूशन को आपने जाके कहाँ क्रेडिट कर दिया, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स के अंदर। यस और नो? लेकिन जब आप रिस्ट्रिक्टेड मेथड फॉलो कर रहे थे, जब आप रिस्ट्रिक्टेड मेथड फॉलो कर रहे थे तो आपके पास इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर जो है वो कॉलम मौजूद है, किसका, एंडाउमेंट फंड का। तो आपने कैश या बैंक डेबिट किया, एंडाउमेंट फंड क्रेडिट किया थ्रू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी उसको एंडाउमेंट फंड के कॉलम में दिखाया इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सही है बेटा। फिर अगर आपको रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन मिलता है, फिर आपको रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन मिलता है लेकिन परमानेंट नेचर का नहीं है, तो आप उसको रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन कहेंगे। और डेफरल मेथड के तहत उसकी एंट्री क्या है, कैश या बैंक डेबिट, और वो रिस्ट्रिक्टेड फंड आपके पास मौजूद नहीं है, इनकम एक्सपेंडिचर के कॉलम में उसका कॉलम मौजूद नहीं है, तो उसको भी आप सीधा कहाँ जाके क्रेडिट कर देंगे, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन नेट एसेट्स के अंदर।
लेकिन अगर आप रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड फॉलो कर रहे हैं तो आपके पास आपकी स्टेटमेंट ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर स्टेट फंड का कॉलम भी क्या है मौजूद है, तो उसको आप उसी फंड में उसी कॉलम में क्रेडिट करेंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के थ्रू। यस बेटा, याद रहेगा। फिर आखिरी बात, अगर अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन मिलता है तो उसका तो सीधा इफेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में है डेफरल मेथड के तहत, और रिस्ट्रिक्टेड मेथड के तहत जो है वो भी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में है, लेकिन जनरल फंड के कॉलम। तो ये तीनों बातें आपको बुनियादी तौर पर समझ में आ गई। ठीक, चलो बस अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन मेथड से, ऑब्वियसली एक से रजिस्टर्ड फंड है ना इसके अंदर, तो जाहिर सी बात है उसी पार्टिकुलर रजिस्टर्ड फंड में जाएगा। अच्छा, इसमें एक चौथी चीज भी, अगर आपको एक कंट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्टेड मिली है लेकिन उसका फंड आपके पास मौजूद नहीं है, उसका फंड आपके पास क्रिएटेड नहीं, तो फिर ऐसी रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। यानी आपके पास कंट्रीब्यूशन तो रिस्ट्रिक्टेड हो किसी पार्टिकुलर कॉज के लिए हो, लेकिन उसका फंड आपके पास क्रिएटेड ना हो, तो अगर फंड क्रिएटेड नहीं है तो फिर ऐसी रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन जिसका फंड आपके पास पहले से मौजूद नहीं है उसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर, अगर रिस्ट्रिक्टेड मेथड में आप फॉलो कर रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे, उसको जनरल फंड के कॉलम में क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो इससे मुतालिक जितने भी पॉइंट्स थी ना मैंने आपके सामने रख दी। मैंने आपको फिर बोल रहा हूँ सोचने का एक ऐसा पॉइंट दे दिया है जिसके जरिए आप इस मसले को पेपर में हल कर सकते हैं। आपको एसओसीआई या इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना आता है, बस कॉलम्स का इजाफा करना है या कॉलम का इजाफा किए बगैर बनाना है। ठीक है, डेफरल फंड मेथड के तहत सिंगल कॉलम, रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड के तहत मल्टीपल कॉलम। अब डेफरल फंड मेथड के तहत जब सिंगल कॉलम है तो सिंगल कॉलम एक तरीके से जनरल फंड का ही है, तो उसमें जितने भी इजाफी फंड्स हैं उनकी जो भी कंट्रीब्यूशन होगी वो कंट्रीब्यूशन सीधी कहाँ पहुंच जाएगी, इनकम, सॉरी वो कहाँ पहुंच जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन नेट एसेट्स के अंदर। लेकिन रेस्ट्रिक्टेड फंड मेथड के तहत सेपरेट कॉलम्स बने होंगे, तो लिहाजा उनकी जितनी भी कंट्रीब्यूशन होंगी वो अपने अपने कॉलम में ही क्या होंगी, क्रेडिट होंगी, और वहाँ उनके रिलेवेंट एक्सपेंसेस मैच होने के बाद नेट अमाउंट जा रहा होगा कहाँ पर, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन नेट एसेट्स के। अब आप मुझे बताएं, ये यही बुनियाद है। अगर ये बुनियाद आपको समझ में आ गई है, क्वेश्चन हो जाने से टाइम बहुत लग जाएगा क्योंकि टाइम इज ऑलरेडी एक्सीडिंग। मुझे चंद बात आपको और बतानी है, तो मैं आपको ये बोल देता हूँ कि आप ये क्वेश्चन पढ़ लें एक दफा, क्योंकि जो इसमें बुनियादी बात थी वो मैंने आपके सामने रख दी। अब मैं आपको इसकी मिसाल दे देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैंने जो इसमें बाकी आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, चीज़ें आपको बनाना आती है, जितनी अकाउंटिंग आती है उसके तो आपको कर लेना चाहिए, लेकिन मैं आपको इसके इफेक्ट समझाता हूँ। ठीक है, जो मेन है देखो, ये आपको टोटल फंड दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस के तौर पर, इसका ब्रेकअप नीचे दिया हुआ है, उस ब्रेकअप के लिहाज से आप मल्टीपल कॉलम्स क्रिएट कर देंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन नेट एसेट्स के अंदर।
स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन नेट बनाते वक्त आपके दिमाग में स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी वाला कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको ब्रेकअप दे दिया, जनरल फंड का कॉलम बना दिया आपने, रिस्ट्रिक्टेड फंड, इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड, एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्टेड फंड और एंडाउमेंट फंड, ये 4 कॉलम बन जाएंगे आपके पास। फिर इस साल आपके ट्रायल बैलेंस के हिसाब से, आपने टोटल 94 की कंट्रीब्यूशन क्या की, रिसीव की। अब ये कंट्रीब्यूशन तो आपके लिए यहाँ पर डायरेक्ट क्या बनी है, इनकम बनी है, लेकिन इस इनकम का भी ब्रेकअप नीचे दिया हुआ है। ब्रेकअप इसलिए दिया हुआ है ताकि आप उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग कर सकें पार्टिकुलर तरीके से। अब लिखा हुआ गया कंट्रीब्यूशन फॉर सपोर्टिंग यंग टैलेंट, contribution for gymnasium and training center restricted, contribution to acquire freehold land, however land has not been acquired yet, ठीक है। तो ये आपका एक तरह से क्या बनेगा, यानी लैंड जो है वो डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है, तो इस तरह से आपका कैपिटल फंड क्या हो क्रिएट होगा। कंट्रीब्यूशन टू रीपे लोन दैट वाज टेकन टू फंड करंट ईयर एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये रीपेमेंट के लिए आपको अमाउंट मिला है जो कि करंट ईयर के एक्सपेंसेस पे करने के लिए था, ठीक। अब करना क्या है आपने, करंट ईयर के एक्सपेंस का ताल्लुक जो है वो किससे है, जनरल फंड से, तो इसका इफेक्ट भी कहा जाएगा जनरल फंड में जाएगा। कंट्रीब्यूशंस अनरिस्ट्रिक्टेड बट PSC itself imposed restriction that rupees 3 million will be allocated for acquiring franchise in a popular league, ठीक है जी। 57 मिलियन की आपको कंट्रीब्यूशन रिसीव हुई है जिसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन आपने खुद इम्पोज की है कि आप इस 57 में से 3 मिलियन इस्तेमाल करेंगे एक फ्रेंचाइज को बनाने के लिए, इसकी पॉपुलर लीग की, जो PSL लीग है ना, PSL एक लीग है, ठीक है, PSL उसके रेफरेंस। अब बात यहाँ पर यह है कि ऐसी कंट्रीब्यूशन जो कि रिस्ट्रिक्टेड तो हो लेकिन उसका कोई फंड पहले से क्रिएटेड ना हो, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 50 मिलियन है, एंडाउमेंट फंड, जिम्नेजियम भी है, फंड फॉर एक्वायरिंग फ्रेंचाइज इन पॉपुलर लीग, इंटरनली इम्पोज्ड डेफिनेशन, तो इसको बोलेंगे इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड, इसको बोलेंगे एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्टेड फंड और इसको बोलेंगे जनरल फंड, ठीक है। तो आप जरा देख लें, आपने यहाँ पे 3 हिस्से दिखाए, अनरिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्टेड और एंडाउमेंट फंड, ठीक है। ये बैलेंस 65 का है, ये 2 मिलियन का रिस्ट्रिक्टेड बैलेंस है और 15 मिलियन का एंडाउमेंट फंड है। कैसे आ रहा जरा देखिए यहाँ पे, यंग टैलेंट प्रोग्राम जो था वो एंडाउमेंट फंड का, तो हमने इसको सीधा एंडाउमेंट फंड के कॉलम में क्रेडिट कर दिया। जिम्नेजियम वाला रिस्ट्रिक्टेड था तो हमने उसको जिम्नेजियम वाला में क्रेडिट कर दिया। ये जो 12 मिलियन है ये फ्री होल्ड लैंड के लिए हमने क्या किए, एक्वायर किए, लेकिन फ्री होल्ड लैंड अब तक हमने खरीदा नहीं, तो लिहाजा ये सीधा कैपिटल फंड के नाम से क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। उसके बाद ये कंट्रीब्यूशन है इस साल के एक्सपेंसेस, लोन को पे करने के लिए जो कि इस साल के एक्सपेंसेस के लिए था, तो इसको हम क्या कर लेंगे, जनरल फंड में ही क्रेडिट करेंगे। और ये कंट्रीब्यूशन वैसे तो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है लेकिन इस पर हमने खुद रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की है, तो ये भी अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन। तो 57 प्लस 8 कितना बनेगा, 65। 65 का इम्पैक्ट आया कहाँ पर, जनरल फंड के अंदर, ठीक है। 15 मिलियन का इनकम एक्सपेंडिचर में इफेक्ट गया कहाँ पर, एंडाउमेंट फंड के कॉलम में, और
2 मिनट का इफेक्ट दिया कहाँ पर, रिस्ट्रिक्ट फंड वाले कॉलम के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि जो कंट्रीब्यूशन है वो किस तरह दिखाई गई, 65, 2 एंड 15, टोटल कहाँ गया 82 आ गया। तो अगर आप सोचें कि आप डेफरल मेथड फॉलो कर रहे हैं तो फिर ये कॉलम हमारा टोटल कॉलम कहलाए, और ये इफेक्ट 15 वाले और 2 वाले ये सीधा कहाँ चले जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन नेट एसेट्स के अंदर, क्योंकि डेफरल मेथड के तहत ये वाला कॉलम हमारे पास मेंटेन ही नहीं होगा। ठीक है बेटा, याद रहेगा ये बात। ये क्वेश्चन आप इसको एक दफा इसको रिव्यू कर लीजिए, मैंने इसकी बुनियादी पॉइंट्स आपके सामने रख दिए। ठीक है, मैं फिर आपके सामने एक दफा फिर रिपीट कर रहा हूँ कि देखिए, कंट्रीब्यूशन जो आप रिसीव कर रहे हैं वो 3 किस्म के कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन फॉर एंडाउमेंट फंड, फॉर रिस्ट्रिक्टेड फंड और अनरिस्ट्रिक्टेड फंड। अनरिस्ट्रिक्टेड फंड का जो कंट्रीब्यूशन है वो सीधा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा डेफरल मेथड के तहत, और अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन का जो अमाउंट है वो रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड के तहत जनरल फंड के कॉलम के थ्रू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का पार्ट बनेगा, या इनकम एक्सपेंडिचर के थ्रू जनरल फंड के कॉलम का पार्ट बनेगा। फिर आती है बारी इंडाउमेंट फंड की। डेफरल मेथड अगर इंडाउमेंट फंड का कोई कॉलम अलग से मेंटेन नहीं हो रहा तो सीधा इंडाउमेंट फंड जो होगा वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजिंग नेट एसेट में क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड के तहत इंडाउमेंट फंड का कॉलम मेंटेन हो रहा है तो इंडाउमेंट फंड थ्रू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट होगा, फिर उसके बाद वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजिंग नेट एसेट का बनेगा, पार्ट बनेगा। सेम इज द केस विद रिस्ट्रिक्टेड फंड। अगर आप डेफर मेथड फॉलो कर रहे हैं तो रेस्ट्रिक्टेड फंड जो होगा वो सीधा सीधा इनकम सीधे सीधा क्या होगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन नेगेटिव का पार्ट बन जाएगा डेफर मेथड के तहत। लेकिन अगर आप रेस्ट्रिक्टेड फंड मेथड फॉलो कर रहे हैं तो उस रेस्ट्रिक्टेड फंड का वहाँ पर कॉलम मौजूद है तो वो थ्रू इनकम एक्सपेंडिचर उस रेस्ट्रिक्टेड फंड का क्या बनेगा, पार्ट बनेगा, और उसके बाद वो अपने एक्सपेंसेस मैच होने के बाद उसका नेट रिजल्ट स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन नेट एसेट का पार्ट बनेगा। बस ये बुनियाद है। इसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप इसके क्वेश्चन को मेजोरिटी तक में सॉल्व कर पाएंगे। आप ये सोचिएगा, पेपर में आपने ये सोचना है कि भाई आप बना रहे हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और उसका मकसद क्या है, रेवेन्यू और एक्सपेंस का आपस में मैच हो जाना, नेट रिजल्ट आना, नेट रिजल्ट का इक्विटी यानी कि नेट एसेट्स में ट्रांसफर होना, और क्लोजिंग बैलेंसेस निकलना, और एसेट साइड और इक्विटी और लायबिलिटी, और इक्विटी साइड को यहाँ पर नेट एसेट साइड का नाम दिया जाएगा, उसका बराबर हो जाना ताकि आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बन जाए। ठीक है जी।